एक नोटिफिकेशन आई इसकी वेबसाइट पे कि एसएससी सीजीएल का टियर 2 है 2022 का है भाई। तो टियर 2 की एग्जाम डेट आ चुकी है, टियर 2 आपका होना है 3 मार्च को। एसएससी सीजीएल के भी एग्जाम की टियर 1 की डेट आ चुकी है और वो आपका एग्जाम है 12 मार्च को। आप लोगों ने देख लिया होगा, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। हमारा बस एक ही शीट बची है, उसके बाद सर्कल के चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है। सर्कल मोस्ट इंपोर्टेंट है पूरे मैथमेटिक्स का, एक अंक हो रहेगा ज्योमेट्री का। आपके सामने जो पीक्यू वाले से आयत है, साइड एसआर पर एक पॉइंट है कि एसटी से टीआर का रेशियो 4:5 है। ये पीक्यू जो है मेरे दोस्तों, इस पे परपेंडिकुलर है। अगर पीक्यू की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो आप एसटी की लंबाई बताएंगे, देखिएगा साल आपको एसटी से टीआर का रेशियो 4:5 है, 4:5। आप बोलोगे हां जी सर। बोला अगर पीक्यू की लंबाई 10 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है एसटी की लंबाई बताओ जल्दी से। करो दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कैंची आपको दिखाई दे रही है। अच्छा रेक्टेंगल आमने सामने की साइड बराबर होती है। अगर एसटी 4 है तो पूरा कितना है 9। अगर एसटी 4 है तो पूरी साइड कितनी है 9, यानी कि अगर मैं ये पूरी साइड 9 है तो ये भी 9 होगी। तो आमने सामने की साइड का रेशियो बराबर होता है कि नहीं होता है? 4 मीटर कितना होगा 9 मीटर होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एसटी से पीक्यू का जो रेशियो होगा 4:9 होगा। आप यहां पे कैंची दिखाई दे रही है, कैंची दिखाई दे रही है, ये रेशियो 4:9 है, रेशियो 4:9 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये रेशियो 4:9 होगा। ओके कैंची दिखाई मेरे दोस्तों। अब मुझे इसी की जरूरत थी, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल एसपीक्यू 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज तक परपेंडिकुलर डाला जाए, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज तक परपेंडिकुलर डाला जाए। अगर ये रेशियो 4:9 है तो एंगल बनाने वाली साइड का अंडर रूट होगा 2:3। 4:9 का अंडर रूट यानी एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो 2:3 होगा। 3 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर 3 गुना, तो 2 की वैल्यू 3 गुना होगी 7 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर है। अगला सवाल करेंगे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 26। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन वाला इसको करके बताएगा? इन द फिगर देखिए एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जो सर्कल के अंदर, सर्कल का सेंटर है ओ। साइड एबीसी से बड़ी है, ये बोल दिया। सर्कल के एरिया रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो पाई रेशियो √3 है। सर्कल के एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो पाई रेशियो √3 है। इन दोनों के एरिया का रेशियो पाई रेशियो √3 है, ठीक है। आल्सो एंगल ओडीसी एंगल एडीई के बराबर है। एंगल ओडीसी जो है वो एंगल एडीई के बराबर है। तो आपसे पूछा ए से एडी का रेशियो क्या होगा? ए से एडी का रेशियो क्या होगा? जल्दी से जवाब दो। करो। देखो आपके एग्जाम नजदीक है, थोड़ा ना अपनी स्पीड को जल्दी जल्दी समझा करो, है ना। पूछा करो कैसा कैसा सवाल करो। सवाल बोला एंगल ओडीसी एंगल एडी के बराबर है। इतना बेकार हो तुम लोग पढ़ने में, बहुत ज्यादा बेकार। एंगल ओडीसी और एंगल एडी दोनों बराबर है। ए से एडी का रेशियो ये ए है, ये एडी है। ए से एडी का रेशियो क्या होगा? अगर मुझे ये एंगल थीटा पता लग जाए तो ए से एडी का रेशियो पता लग जाएगा। तो मेरे जिंदगी का मकसद है ए से एडी का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे सर्कल का मेरे दोस्तों सेंटर है। ये क्या है? ये ओ सर्कल का सेंटर है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे मेरे दोस्तों, तो ये जो है ये रेक्टेंगल का डायगोनल होगा और ये जो है बीडी इस रेक्टेंगल का डायगोनल भी होगा। ये तो कि 90 डिग्री मेरे दोस्तों, 90 डिग्री एंगल किससे बनता है? 90 डिग्री एंगल बनता है सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल होगा। वो किन होगा? बोलोगे आंसर यानी कि जो रेक्टेंगल का डायगोनल है वही सर्कल का डायमीटर भी होगा। जो रेक्टेंगल का डायगोनल है बीडी वही सर्कल का डायमीटर भी है। आप बोलोगे सर। अब इसको करने के दो तरीके, एक तो आर मान के करो, मान लीजिए आर है दूसरा। आपको ये सर्कल के लिए रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो एक है, हिट एंड तरीका। इस सर्कल के लिए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब आपको सर आर तो है नहीं तो मेरे दोस्तों आर दिखा दो 1 है। और रेक्टेंगल की लंबाई वन रेक्टेंगल की लंबाई वन लंबाई वन चौड़ाई को ठीक है। लंबाई √3 चौड़ाई को मैंने मान लिया क्योंकि लंबाई ज्यादा चौड़ाई से। तो अगर मैं थोड़ी देर असम्पशन करूं कि रेक्टेंगल की लंबाई √3 है मेरे दोस्तों और चौड़ाई 1 है मेरे प्यारे भाई, तो सर्कल की रेडियस होनी चाहिए 1, यानी कि ये भी 1 तो सर्कल का डायमीटर होगा 2। क्या पाई का फर्स्ट टर्म सेटिस्फाई हो रहा है? अगर √3 1 है तो पाई का फर्स्ट टर्म से हां जी 2 आएगा। मतलब मेरा असम्पशन एकदम बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि ये जो एंगल थीटा 30 डिग्री का है, 30 60 90 एंगल बनेगा 30 डिग्री के सामने बनेगा, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 के सामने हो गया 2। ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा। तो ए से एडी का रेशियो क्या आएगा भाई? ए से एडी का रेशियो साइड एंगल ट्रायंगल को देखेंगे तो आपको साइड एंगल ट्रायंगल लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि 35 डिग्री और 35 डिग्री की वैल्यू जो है 1/√3 सवाल का आंसर था। एक इजी क्वेश्चन था। आगे चलेंगे, ये करो। सवाल नंबर आपके सामने 27 जवाब दो। असम्पशन डिफरेंस पाई आर स्क्वायर सर्कल के आर है नहीं, क्या है 1 है 1 आर की वैल्यू 1 स्क्वायर होता है। नेक्स्ट ये जो सवाल है ये अलग-अलग सरकारी एग्जाम में कई बार आता है। ये जो सवाल है ये सवाल नहीं बल्कि इससे मिलता जुलता सवाल भी कई बार आता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। देखो एफके टेंडेंसी डिफेंस एग्जाम में कई बार आया है। अब सुनो दोस्तों सवाल का क्या आंसर है? ए स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया इज कट फ्रॉम ए रेक्टेंगल लिविंग बिहाइंड ए स्मॉलर रेक्टेंगल इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल इज इक्वल टू द ओरिजिनल रेक्टेंगल देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर कट आउट। आपके पास एक रेक्टेंगल है, ध्यान सुनिएगा बहुत ही बात सुनिए, आपके पास एक रेक्टेंगल है उससे मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर काटा गया है और काटने से एक और स्मॉलर रेक्टेंगल बचा। इस स्मॉलर रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो है, ये ओरिजिनल रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो है, ठीक है। तो आपसे पूछा है स्मॉलर रेक्टेंगल के एरिया छोटे रेक्टेंगल के एरिया जो हमने स्क्वायर काटा है उसके एरिया का रेशियो बताओ। तो आपके पास एक रेक्टेंगल है इसकी लंबाई ज्यादा है जैसे चौड़ाई कम है। अब इसे मैक्सिमम साइज का स्क्वायर काटना है, अब स्क्वायर कैसे कटेगा? इसे मैक्सिमम साइज का वर्ग काटना है तो मुझे बताओ वर्ग कैसे कटेगा? मेरे दोस्तों ध्यान से आप सोचोगे, आपके पास एक रेक्टेंगल है दोस्त, बहुत लॉजिकल सवाल है, इसकी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, इसे मैक्सिमम साइज का वर्ग काटना है तो वर्ग वर्ग की चार बराबर लंबाई के बराबर तो नहीं पाएगा, तो वर्ग कैसे कटेगा मैक्सिमम साइज का? ऐसे ये कटेगा कि नहीं? ये मैक्सिमम साइज का मैंने इसको स्क्वायर काट लिया और काटने के बाद छोटा रेक्टेंगल बचा, छोटा रेक्टेंगल बचा। छोटे रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो है जो बड़े रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो भैया आपको यहाँ पे लंबाई को भी मानना है चौड़ाई को भी मानना है, दो वेरिएबल मानने हैं। अब दो वेरिएबल मानने से कोई फायदा है नहीं एक सवाल में। तो मैंने मान लिया कि इस रेक्टेंगल की चौड़ाई 1 है तो इस स्क्वायर की साइड 1 हो जाएगी, रेक्टेंगल की चौड़ाई को 1 मान लिया 1, ठीक है। स्क्वायर की साइड मेरे दोस्तों 1 हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने इस लेंथ को मान लिया मेरे दोस्तों, ये लेंथ आपकी x है, ये x। तो सवाल में क्या कह रहा है कि छोटे रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो वही है जो ओरिजिनल रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा। अब मेरे दोस्तों ओरिजिनल रेक्टेंगल की लंबाई क्या है? ओरिजिनल रेक्टेंगल की लंबाई बच्चे 1 + x और चौड़ाई कितनी है 1। ओरिजिनल रेक्टेंगल की लंबाई क्या होगी 1 + x और चौड़ाई क्या होगी 1 1 + x बटे 1। ओरिजिनल रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो है। ये रेशियो छोटे रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई के रेशियो के बराबर है। अब सुनो छोटे रेक्टेंगल की लंबाई क्या होगी चौड़ाई क्या होगी बताओ। अगर आप x को लंबाई मानोगे चौड़ाई को 1 मानोगे तो क्या कभी बराबर हो सकता है? नहीं बराबर हो सकता। यहाँ से 1 बराबर 0 आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि छोटे रेक्टेंगल की लंबाई 1 हो चुकी है और चौड़ाई x हो चुकी है, तो छोटे रेक्टेंगल की लंबाई 1 है और चौड़ाई x है, ये रेशियो बराबर होगा, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर तो बड़े रेक्टेंगल की लंबाई तो 1 + x है, चौड़ाई 1 लंबाई चौड़ाई का रेशियो है बड़े रेक्टेंगल में, लेकिन छोटे रेक्टेंगल की आपकी बात लंबाई 1 हो गई है चौड़ाई x हो गई 1 / x। ये सवाल में इक्वल करने के लिए बोला है। तो छोटे रेक्टेंगल के लिए स्क्वायर एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। छोटे रेक्टेंगल के लिए क्या है? छोटे रेक्टेंगल की लंबाई 1 है चौड़ाई x है, छोटे रेक्टेंगल के लिए स्क्वायर की साइड को मैंने 1 माना है, स्क्वायर की साइड 1 स्क्वायर एरिया ये होगा यानी कि x। कुल मिला के मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल x का मान निकालना था, वो कैसे निकलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जब x को इधर ले आओगे तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई द्विघात समीकरण। 1 इधर आएगा तो -1 बराबर 0। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4ac करने 5 हो जाएगा, x का मान आ गया मेरे दोस्तों। देखिए x की लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए नेगेटिव साइन को नोट कर देंगे, x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू आ गई √5 -1 बटे 2 यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर है। सभी को बात समझ में आई होगी, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर आपके सामने 28 जवाब दीजिएगा। कोई भी बहस से पढ़ाई करने वाला है ना, एक वाला कैसा नहीं जिसने सवाल मॉक टेस्ट में ना देखा, फिर तुमको कैसे लगाती है ना, कैसे सवाल लगाते। अभी कल बैठ के वीडियो देख लो, आपको संतुष्टि मिलेगी ना। मत तैयारी करने वाले आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बच्चे ने मॉक टेस्ट में सवाल देखा होगा। स्पीड से पढ़ो जल्दी से, समझ नहीं है। देखिए रेक्टेंगल की कोण 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। आपके सामने मेरे दोस्तों ये कोने में एक रेक्टेंगल दिखाया गया है जिसकी जो माप है 10 और 20 है, रेक्टेंगल कोने पे है, ठीक है। और इस रेक्टेंगल का जो कोना है सर्कल की परिधि है, आपसे पूछे सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस पूछे बताओ। कोने में ये रेक्टेंगल दिखाया गया, रेक्टेंगल की डायमेंशन 10 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर और ये सर्कल है, आपसे सर्कल की रेडियस पूछी है, जवाब दीजिएगा क्या आंसर है। करो मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं और कुछ नहीं बोला गया। तो ये जो कोने में ना ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जैसे मेरे दोस्तों 10 है, चौड़ाई लंबाई इसकी 20 है, ऐसा सवाल बोला गया। आपको इस रेक्टेंगल का जो कोना है वो सर्कल की परिधि पे है, यहाँ पे सर्कल की रेडियस बतानी है, बताइए कैसे करेंगे। तो ये जैसे सपोज सर्कल का सेंटर है, सुनो मेरे दोस्तों सर्कल का सेंटर मैं आपको कितनी बार बताता हूं कि जब भी फिगर के अंदर फिगर डाली जाए मेरे दोस्तों तो आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढते हैं, पाइथागोरस लगा लगाएंगे, ढूंढेंगे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल सम कुछ फिगर के अंदर फिगर को लेंथ की बात चले तो हमेशा पाइथागोरस लगती है। अब बताओ मेरे दोस्तों का पॉइंट उसे इसकी को लेंगे, ये क्या है बताओ बच्चों क्या है? आप कहोगे सर ये सर्कल की रेडियस स्मॉलर जो मुझे निकालना है, ये सर्कल की रेडियस स्मॉलर बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। अब मेरे दोस्तों ये बताओ ये क्या है? आप कहोगे सर ये सर्कल की रेडियस स्मॉलर, ये तो सर्कल की रेडियस स्मॉलर। अब आप मुझे बताओ कि भाई साहब ये 10 है, ये 10 है, इसके सामने 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 यहां पे खींचो, और ये भी तो 10 है। अरे भैया अगर ये 10 है तो इसके सामने की लेंथ ये भी तो 10 है, ये बचा कितना? ये कितना बचा यहां से यहां तक? आपका जवाब होगा सर ये बचेगा r - 10, ये भी r - 10 होगा। आप बोलोगे हां जी सर ये r - 10 होगा। मैं इसी तरीके से जानना चाहता हूं कि ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि सर्कल की रेडियस है मेरे प्यारे भाई, ये 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, आप जानते हैं सर्कल की रेडियस स्मॉल r है, स्मॉल r ये 20 है मेरे प्यारे 20 है, ये भी 20 होगा, ये कितना बचेगा r - 20, r - 20 तो ये r - 20 होगा। हमने सामने लेंथ को बराबर करने से को गधों का बताना पड़ता है तुमको, समझ आ रहा है? बराबर करके समझ नहीं पड़ता, ये 20 है ये 20 आएगा 20, ये कितना बचेगा r - 20, ये आएगा r - 20, ये आएगा r - 20
राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है, ये सब खींचना नहीं होता। अगर ये दोस्तों सर्कल रेडियस r है, ये सर्कल रेडियस r है, तो ये r ही होगा r, ये 20 कितना बचा r - 20 बचा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसमें पाइथागोरस लगाओ आपका आंसर आएगा। इसमें लगाने की जरूरत नहीं पाइथागोरस थ्योरम। अगर ध्यान से देखो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है r - 20 r - 10 और r, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। मैंने कितनी बार बताया कि अगर साइड AP में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो एक ही लगता है 3 4 5, एक लग रहा है या साइड AP में देखो -20 से r - 10 हो गया, r - 10 से r 10 हो गया, 10 का गैप है, तो एक लग रहा है मेरे दोस्तों 3 4 5 एक ही पाइथागोरस रेडियस है इसकी साइड AP में 10 का गैप है, तो 10 से गुणा करो 30 40 50 सेंटीमीटर लगा होगा। इस सर्कल की जो रेडियस कितनी है 50 सेंटीमीटर 50 है ना, r - 20 से 30 50 आएगा, r - 10 40 से 50 आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है जी। ये बताओ सवाल नंबर 29 आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाओ। जब तुम सीख जाओगे सॉल्व पूरा, आप में से कितने बालक हैं जैसे रेक्टेंगल के साइड में कंसेप्ट आपको बताए और ये 4-5 साल बाकी रहते हैं जिन्होंने साल खुद से कर लिए। आप में से कितने बालक ऐसे हैं जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में रेक्टेंगल के सारे कंसेप्ट सिखा दिए 40 मिनट लेके, रेक्टेंगल के मैंने आपको 10 12 सवाल दिखा दिए, 5 साल बाकी रह गए थे, उन्होंने घर से कर लिए, एक भी नहीं। तुम लोग इतने बेकार, पढ़ने में इतने कमजोर, इतने वाहियात, इतने घटिया किस्म के विद्यार्थी हो कि तुम खुद से 1 साल करने की औकात वाली नहीं है, ना तुम्हें इतनी बुद्धि भगवान ने, तो तुम कैसे कोई सिलेबस पूरा कर सकते हो, कैसे जल्दी पढ़ सकते हो, है नहीं आप पढ़ने की ताकत। अच्छे बच्चे को ना पढ़ने में यू आर मस्ट गधा जिसे बोलते हैं। इतनी बुद्धि है नहीं भाई, तुम बेकार वालों को बताओ किसे काम चले। एक साल 5 5 बार करना पड़ता है तुमको, ऐसे वाले थोड़ा ना 2 3 आपको बताऊं, 3 आप खुद से समझ लो। जी बताओ, PQRS एक रेक्टेंगल है जिसमें PQ 12 है, अच्छा और PS है 9, तो रेक्टेंगल है PQRS, PQ 12 PS 9 है। QTUS एक दूसरा रेक्टेंगल है जो इस तरीके से खींचा गया है कि इस QTUS एक दूसरा रेक्टेंगल है जिसमें QS जो है आपका फर्स्ट रेक्टेंगल का साइड बन गया है, ठीक है। और QS जो है मेरे दोस्तों साइड बन गया, ये जो R है वो वर्टेक्स बन गया है मेरे दोस्तों, सॉरी साइड अपोजिट टू फर्स्ट रेक्टेंगल का, इसके अपोजिट साइड है वो वर्टेक्स R पे टच कर रही है। तो आपसे पूछा रेक्टेंगल क्यों है, एक्चुअली आपके पेपर में सवाल आया था, ये 2012 के इसका सवाल 10 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन सवाल आज भी कामयाब है, क्या नहीं हो पा रहा आपसे। सवाल आया था रेक्टेंगल PQRS और रेक्टेंगल QTUS इन दोनों के एरिया का रेशियो बताओ। ये रेक्टेंगल PQRS और रेक्टेंगल QTUS इन दोनों रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, ये सवाल एग्जाम में आया था। मैंने थोड़ा सा चेंज करके आज के एग्जाम के हिसाब से उसको मॉडर्न बनाया है, बताइए जी। बताओ दोस्तों, सवाल बोला कि PQRS रेक्टेंगल डायग्राम को बना कर सवाल पहले सभी लोगों ने पढ़ लिया। तो PQRS एक आयत है, इस आयत की लंबाई चौड़ाई आपको दी है, जिसमें PQ ये 12 है, लंबाई ये 9 है। अब एक और रेक्टेंगल बनाया गया QSUT जिसमें QS रेक्टेंगल का डायगोनल इसकी साइड बन गया और जो अपोजिट साइड जो है UT जो है उसको यहां टच कर रही है। तो ये रेक्टेंगल PQRS और रेक्टेंगल QSUT दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा बताओ। बिल्कुल सही सही बच्चों ने बताया, कुछ लोगों ने सुल्तान ने साहिल ने देखो सुनो, मैंने आपको बात बताई कि जैसे आपके सामने रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल का कोई डायगोनल आप खींचते हो तो एरिया जो है इक्वल डिवाइड होता है, डायगोनल एरिया को पार्ट में बांटता है। दूसरी बात मैंने आपको ये भी समझाई कि आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में दोस्तों आपके पास कोई ट्रायंगल बनाया जाए, ट्रायंगल ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल तरीके से बनाया जाए तो ट्रायंगल एरिया 1 है भाई, तो रिमेनिंग एरिया भी 1 ही होगा। आप बोलोगे कि सर रेक्टेंगल के अंदर कोई ट्रायंगल बनाया जाए तो ट्रायंगल का एरिया का आधा होगा, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया 2 यूनिट है और इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया 2 यूनिट है, तो 2 रेशियो 2 कितना आएगा, 1 रेशियो बनाएगा। इस सवाल का आंसर था 1 रेशियो 1 आया पेपर में, ठीक है भाई, क्लियर है समझ में। अगर किसी आयत के अंदर तरीके से ट्रायंगल बनाए तो ट्रायंगल का रेक्टेंगल एरिया आधा होगा, ट्रायंगल एरिया 1 है तो रिमेनिंग एरिया 1 होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। इसका 2 इसका 2 1 रेशियो 1 आसान सी बात थी। अब इससे आगे ऐसा समझ लिया, आपको सवाल जाके पढ़ो कैसे। सवाल देख लो आगे, सवाल में आपसे पूछा कि बताओ ट्रायंगल QTR का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल QTR का जवाब दीजिए। इस ट्रायंगल के एरिया आपको बताना है। अब सुनो मेरे दोस्तों, मेरे रेक्टेंगल की लंबाई है 12 स्टूडेंट्स, चौड़ाई है मेरे प्यारे 9, मुझे बताना है ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल QTR का आपको क्या बताना है, ट्रायंगल QTR का एरिया बताना है, बताओ। इस सवाल को करने के हालांकि तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। देखो 90 डिग्री ट्रायंगल, अगर 90 डिग्री ट्रायंगल में राइट एंगल 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर डाला जाए मेरे प्यारे भाई, तब रेशियो निकाल सकते हैं लेंथ 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, 3 अनुपात 4 का रेशियो, 3 अनुपात 4 का रेशियो है। ये क्या होगा, 3 रेशियो 4 9 रेशियो 16। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर डाला जाए 9 12 है मेरे दोस्तों, 3 4 रेशियो, लेकिन 3 रेशियो 4 9 रेशियो होगा। आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई इस ट्रायंगल का एरिया भाई, जो ट्रायंगल एरिया वही ट्रायंगल एरिया होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों समान समद्विभुज हो गए भाई, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों हाइपोटेन्यूज दोनों समान समद्विभुज हो गए, तो मुझे केवल ट्रायंगल एरिया निकालना है जो आप आसानी से निकाल सकते हो। जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस डिवाइड होता है एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है मेरे दोस्तों। अगर मैं पूरे ट्रायंगल QRS की बात करूं, पूरे ट्रायंगल की बात करूं QRS की, ये साइड 9 है, ये साइड 12 है, तो ट्रायंगल QRS के लिए क्या होगा 9 गुणा 12/2 है ना, 12 में 108/2 54, ये एरिया हो गया मेरे दोस्तों ट्रायंगल QRS का। ये एक सीवन है मेरे दोस्तों जो बेस को 9 रेशियो 16 में डिवाइड कर रही है, एरिया भी 9 रेशियो 16 में डिवाइड होगा, मुझे ये एरिया निकालना है, 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, आउट ऑफ टोटल 25, 9 + 16 25। ये मेरे दोस्तों सवाल का आंसर आ जाएगा 54 × 9 = 25, ठीक है दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और ये आपका ए ऑप्शन आएगा 19.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, आसान सवाल है। पढ़ा करोगे सुल्तान, जाके 19.44 आया, मस्त क्वेश्चन है, आसान सा। तो ये तो देखो प्रीवियस सवाल है, ऑलरेडी बारे में आ चुका है, तो उसी का एडवांस वर्जन वही बच्चा सीख सकता है जिसको सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, जिसको ये कांसेप्ट दिमाग में क्लियर है, उसको सोचना पड़ेगा ये चीज कैसे परपेंडिकुलर डालिए, बराबर हो गया ना, जिस रेशियो बेस का रेशियो उसी में एरिया का रेशियो। अब ये सब चीज भूल जाते तो क्या करें, आपको ये तो याद नहीं कि 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर डाला जाए, ये रेशियो कैसे निकालते हैं, क्या पढ़ाई करोगे, तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो, बोलो अगला सवाल देखो, आसान सवाल का रेक्टेंगल पूछ लो आप, कठिन मत किया करो। चवन कैसे आया, रेक्टेंगल ट्रायंगल निकाल जाए, ट्रायंगल का 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट कैसे आदमी हो भाई यार, मैं किस बात की पढ़ाई कर रहा हूं, तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो। इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इसकी लंबाई राइट एंगल बनाने वाली साइड बताना है, ये साइड 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, एरिया राइट एंगल ट्रायंगल QRS का सुनते क्यों नहीं हो, क्या बोल रहा हूं मैं, 9 × 12/2 54 आ गया, मुझे निकालना ट्रायंगल बेस 9 5 16 का रेशियो है, एरिया उसी रेशियो में निकालना है, और टोटल 25 और क्या करो फिर से। 30 नंबर सवाल लास्ट क्वेश्चन है, देखो अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, ये एग्जाम का पूछा हुआ है। आपके सामने एक रेक्टेंगल एबीसीडी है जिसमें एबी 10 सेंटीमीटर है, बीसी 5 सेंटीमीटर है, तो एक आयत ए बी सी डी, एबी जिसमें 10 सेंटीमीटर है और बीसी जिसमें 5 सेंटीमीटर है। साइड सीडी पर एक पॉइंट एम इस प्रकार है, साइड सीडी पर यहाँ पर एक पॉइंट एम है, साइड सीडी पर एक पॉइंट एम है कि ए एम बी सी एम बी के बराबर है, मतलब हमने इसको यहाँ से मिलाया, ये जो एंगल ए एम बी है, ठीक है ना, रेक्टेंगल है एबीसीडी जिसमें एबी 10 है और आपका बीसी 5 है, साइड सीडी पर एक पॉइंट ए एम बी सी एम बी के बराबर, मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये आपसे बोला गया है। तो आपसे क्या पूछा एंगल ए एम बी, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ए एम बी। जवाब दो, कितने बच्चे सवाल का जवाब हमको दे पाएंगे ए एम बी, बोलो बताओ, और कुछ नहीं बोला गया। देखो सबसे पहले आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, भाई अगर थीटा है 90 है तो ये कितना होगा 90 - थीटा, बहुत अच्छा सवाल है 90 - थीटा, रेक्टेंगल का 90 90 थीटा तो कितना बचा थीटा, 90 थीटा तो कितना बचा थीटा, सवाल सॉल्व, यही तो आपको पहचानना था। अगर आप ट्रायंगल ए एम बी को देखेंगे तो दो एंगल बराबर है, इसका मतलब दो साइड बराबर होंगी, दो भुजाएं बराबर, दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर, ट्रायंगल ए एम बी में ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, अगर थीटा के सामने 10 सेंटीमीटर तो थीटा के सामने ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। आप बोलोगे अगर थीटा के सामने 10 सेंटीमीटर तो ये भी थीटा के सामने 10 सेंटीमीटर होगा, साइड बीसी में दोस्तों 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, रेक्टेंगल आमने सामने साइड बराबर होती हैं, क्या एंगल 30 डिग्री आ गया, 45 डिग्री नहीं है 30 डिग्री है भाई। अरे भैया इस एंगल के सामने जो है 90 डिग्री के सामने, जो मैं आपको कितनी बार बताऊं यार, 1 लाख बार बताऊंगा तो तुमको याद नहीं रहेगी, है भाई। अगर ये 1 यूनिट है 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट है तो कौन सा ट्रायंगल है, 30 60 90 ट्रायंगल नहीं है, 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है, 30 डिग्री है यार, हद होती है, खत्म, ठीक है भाई। और इसी के साथ आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल पूरी तरीके से समाप्त होता है।
अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा जिसमें मैंने आपको कंप्लीट ट्रायंगल पढ़ा दिया। ट्रायंगल में एक भी ऐसा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट नहीं है जो बाकी रहा हो। आपका क्वालिटेटिव स्क्वायर ट्रायंगल हो गया। आप इसे कितने वाला कैसे जिन्होंने प्रीवियस ईयर में ट्रायंगल का अलग सेक्शन होता है पूरा। प्रीवियस ईयर के सारे सवाल कर लिए ट्रायंगल के। कितने वाले आप में से? सारे कर लिए, आज करेंगे, सब कुछ नहीं करोगे तुम लोग अपनी तरफ से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हो, ना तुम घर पे जाकर रिवीजन करते हो, ना तुम जो मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं ना आप इसमें नोट्स बनाते हो। अगर आप इसमें नोट्स बना लो तो आपको कम से कम ये तो बताओ कि मैंने 4 क्लास पहले क्या पढ़ाया था। ना तुम नोट्स बनाते, ना तुम घर पे जाकर रिवीजन करते, ना तुम प्रीवियस ईयर के सवाल लगाते। तुम्हें बस ये है कि बैठ लिया, सवाल नोट लिया कि हमें कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है बेटा, ढंग से मेहनत से पढ़ना शुरू करो। कुछ क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन बचते हैं, इग्नोर करो। 95% क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे ना खुद से प्रीवियस ईयर के। जितना मैंने पढ़ाया है मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आप इतना पढ़ लो ना तो आपको अपनी ओर से कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस ईयर के 95% से ज्यादा सवाल खुद से लगा पाओगे। ठीक है चलो, ये ज्योमेट्री की आपकी शीट नंबर 13 है। ज्यादा समय लगता है, सवाल लगाने में समय लगेगा स्टार्टिंग में ना। चलिए तो ट्रायंगल से हमारा पूरा समाप्त हो गया। हर चीज मैंने आपको डिटेल समझाया। ट्रायंगल के सेंटर, उसके बाद में पॉलिगन। पॉलिगन आपके सिलेबस में 5 टाइप के हैं चतुर्भुज। तो मैंने आपको दोस्तों स्क्वायर पढ़ा दिया, मैंने आपको रेक्टेंगल टाइप पढ़ा दिया। अब ये जो शीट 13 है इसमें बाकी 3 इसमें क्या क्या पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, इसमें आपका रोम्बस है, समचतुर्भुज, इसमें आपका ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज। ये तीनों एक ही शीट में मैंने डाले हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा सवाल आते हैं पढ़ के। सबसे ज्यादा सवाल पेपर में सर्कल से आते हैं, ट्रायंगल से आते हैं। पॉलिगन से कंपैरेटिवली हम क्वेश्चन इस शीट में केवल 2 ही है, क्योंकि ट्रायंगल की टोटल 11 शीट थी। ठीक है, तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, समांतर चतुर्भुज। सर्कल के क्वेश्चन भी होंगे ना, सर्कल अभी पढ़ा है आपने, बाकी आप उससे कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। चलो एक सेकंड होल्ड करो, शीट लगाता हूं पहले। ठीक है भाई, चलो मेरे दोस्तों पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम के कंसेप्ट बताऊंगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। आगे भाई हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को हिंदी वाले भाई लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। हिंदी वाले भाई क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। ध्यान से समझिएगा, लिखना सब लोग अपने पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। तो पैरेललोग्राम, जब भी आपसे पूछा कि पैरेललोग्राम क्या होता है, तो एक ऐसा पॉलिगन, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो, समांतर उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने पॉलिगन बनाया है जिसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल है, एबी सीडी के पैरेलल है और एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो हम मेरे दोस्त इसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। जिसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो, समांतर हो, उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है ना। तो मैंने मान लो पैरेललोग्राम की वाली जो साइड स्ट्रेंथ की है और ये जो साइड है मेरे पैरेललोग्राम की बी है। अब लॉजिकली सुनना, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है कि भाई अगर दो पैरेलल लाइन खींचे तो समांतर रेखाएं खींचे मेरे प्यारे भाई, ये उनका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं मेरे दोस्तों, इनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल थीटा है, ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं थीटा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा मेरे दोस्तों। पैरेललोग्राम की सिंपल सी परिभाषा है कि एक ऐसा पॉलिगन, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल हो, उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। ये दोनों साइड पैरेलल हैं, एबी और बीसी पैरेलल हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल बच्चों थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, जवाब दीजिएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा मेरे दोस्तों, होगा कि नहीं होगा। इस कांसेप्ट से, इस वाले कांसेप्ट से आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा। सेम इसी प्रकार से लाइन एबी और लाइन सीडी पैरेलल है, पैरेलल है। अगर ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये ट्रांसवर्सल लाइन 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से एडी और बीसी पैरेलल है, तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। 180 डिग्री माइनस थीटा बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो मेरे दोस्तों कांसेप्ट ये समझ में आया यहां से कि पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। चारों एंगल बराबर होते हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। यानी कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है ना। और पैरेललोग्राम में किन्हीं भी दो लगातार एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। किन्हीं भी दो लगातार एंगल का सम देखो, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। इन दोनों लगातार एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। इन दोनों लगातार एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का या त्रिमाणिक कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। आप बोलोगे हां जी सर, कंसेप्ट नंबर 1 बता रहा हूं। यानी कि मेरे दोस्तों पैरेललोग्राम में अगर हम एंगल के रेशियो की बात करें, अगर हम समांतर चतुर्भुज के एंगल के रेशियो की बात करें तो कोणों का अनुपात किस प्रकार से होगा मेरे दोस्तों, भाई आमने सामने के कोण बराबर होंगे और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अरे भाई क्या समझ नहीं आया इसमें, क्या समझ नहीं आया इसमें, हद होती है किसी चीज की। अगर पहला एंगल x है तो तीसरा एंगल x होगा। ये समझ नहीं आता, भाई छोड़ दो, बिल्कुल पढ़ाई मत करो, बस ये पढ़ना। ये y होंगे, यानी कि x रेशियो y रेशियो x रेशियो y। ये पैरेललोग्राम के एंगल्स का रेशियो होता है, वो इस रेशियो होता है, x रेशियो y रेशियो x रेशियो y। यानी कि पहला और तीसरा एंगल आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और किन्हीं भी दो लगातार एंगल का सम देखो 180 डिग्री आएगा। भाई इसी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम क्या होता है, इसी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अगर मैं चारों एंगल का सम करूंगा 2x + 2y 360 डिग्री आएगा। तो x + y कितना आएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा। बात समझ में। इस वजह से पैरेललोग्राम के जो एंगल्स का जो रेशियो है x रेशियो y रेशियो x रेशियो y होगा। इस बड़ा बेसिक सवाल एग्जाम में आया है, जैसे कि ये वाला देखो। ठीक है ना। बोला है यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का सभी कोणों का अनुपात 3 रेशियो 11 रेशियो 3 रेशियो 11 है तो चतुर्भुज क्या होगा। तो अगर किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात x रेशियो y रेशियो x रेशियो y तो चतुर्भुज पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज। ये ऑप्शन इसका आंसर है। अगर किसी बच्चे ने हमारा ये वाला कंसेप्ट ढंग से सुना होता, इसको एग्जाम में कर पाता। और ये कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब आपने पैरेलल लाइन से ढंग से पढ़ी हो। दिक्कत क्या है कि आपने पिछला सिलेबस ढंग से पढ़ा नहीं है और उम्मीद है कि अगला जल्दी खत्म हो जाए। पिछले का कोई पता नहीं आपको पिछला क्या था, क्या पढ़ना था, क्या छोड़ना था, अगला जल्दी रटना चाहिए। और ये मानसिकता तुमको कई सालों तक बेरोजगार रखेगी। जब उम्र निकल जाएगी तो आपको समझ में आएगा। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं और एडजेसेंट एंगल किन्हीं भी दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कि पैरेललोग्राम के एंगल्स का रेशियो x रेशियो y रेशियो x रेशियो y होगा। यहां तक बड़ी बेसिक सी बात है, सभी बच्चों को समझ में आई। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है। अब सुनो, ठीक है दोस्त, चलो मैं हटा दूं यहां से, मैं हटा दूं यहां से कि आप इसको कॉपी में साथ-साथ नोट करते रहो। अगर मैं इस पैरेललोग्राम पे डायगोनल खींचता हूं, डायगोनल मैंने पैरेललोग्राम का मेरे दोस्तों डायगोनल खींचा विकर्ण। क्लियर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपने पैरेललोग्राम पे डायगोनल खींचा है विकर्ण। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझने वाली बात ये है मेरे प्यारे भाई कि ये दोनों लाइन AB और ये वाली लाइन CD पैरेलल है और ये है उनकी ट्रांसवर्सल लाइन, बी ट्रांसवर्सल लाइन। तो मैंने आपको पढ़ाया पैरेलल लाइन में कि अगर दो लाइन समांतर है, ट्रांसवर्सल लाइन तो एल्टरनेट एंगल बराबर होती है, एंगल अल्फा एंगल अल्फा होगा, एल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अब मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं ये वाला एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, एल्फा होगा। आप बोलोगे हां जी सर, मैं आपसे कहूं दोस्तों ये वाला एंगल बीटा है, तो आप मुझे ये वाला एंगल कितना होगा, बीटा होगा। यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है ना। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। तो यहां से कांसेप्ट नंबर 1 निकल के आया मेरे प्यारे भाई कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। अल्फा बीटा बराबर नहीं। जब पैरेललोग्राम की भुजाएं एडजेसेंट भुजाएं अलग-अलग हैं तो एंगल बराबर कैसे हो सकते हैं। डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। पैरेललोग्राम के जो विकर्ण हैं वो वर्टेक्स एंगल को समविभाजित नहीं करते। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसमें एक भी पैसे का मुझे संदेह नहीं है और ये बात आपने अच्छे से बता दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिए, मैंने अभी आपको एक सेकंड पहले समझाया कि पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। यस सर नो, आप बोलोगे जी सर। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल ABD, अगर आप दोनों पैरेललोग्राम के इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल ABD,
ये कॉन्ग्रुएंट बन गया मेरे दोस्तों, किससे कॉन्ग्रुएंट बन गया? ये CDB के ट्रायंगल CDB, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हो गए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई? तीन एंगल बराबर है, थीटा बीटा अल्फा, थीटा बीटा अल्फा, तीन एंगल बराबर है, तीन एंगल दोनों में बराबर है, और यहां भी थीटा के सामने की साइड BD है, यहां भी थीटा के सामने की साइड BD है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मेरे दोस्तों जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हो गए, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा बनने, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी बनने होगा। अगला कांसेप्ट ये निकल के आया कि पैरेललोग्राम का जो ट्रायंगल होता है वो एरिया को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो समांतर चतुर्भुज को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है जी, बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आ रही है। कभी-कभी पेपर में सवाल आता है कि आपको पैरेललोग्राम में ट्रायंगल ABD की तीनों साइड दे देगा और पूछेगा पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। तो पैरेललोग्राम का जब भी आप विकर्ण खींचेंगे तो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल बनते हैं, किसी एक ट्रायंगल एरिया निकालो और उसको दो से गुणा कर देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना? यहां तक की बात सही है? आप बोलोगे जी सर। नेक्स्ट कांसेप्ट, अगर मेरे दोस्तों में पैरेललोग्राम के एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो ट्रायंगल ABD के एरिया के बराबर, दुगने के बराबर होगा। अगर मैं इस ट्रायंगल ABD का एरिया निकालूं और उसको दुगना कर दूं तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। अब मुझे बताओ बच्चों ट्रायंगल ABD का एरिया क्या है? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये साइड है A, ये साइड है B और इनके बीच एंगल है थीटा। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच एंगल पता है तो ट्रायंगल एरिया होता है 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, बीच एंगल का साइन 1/2 AB sin थीटा। बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर बच्चों में से दो से गुणा करूंगा तो दो से दो कट जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा क्या? AB sin थीटा। ये पैरेललोग्राम का मेरे प्यारे भाई एरिया निकालने का कांसेप्ट आ गया। अगर पैरेललोग्राम की दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया है तो पैरेललोग्राम का एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं AB sin थीटा। अगर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स और उनके बीच एंगल दिया है तो पैरेललोग्राम का एरिया AB sin थीटा होगा। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा सर ये एंगल ना देके ये एंगल दे दिया तो कैसे करेंगे? तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। अभी मैंने क्या बताया, पैरेललोग्राम की दो साइड और उनके बीच एंगल दिया है मेरे प्यारे, तो पैरेललोग्राम का एरिया AB sin थीटा। जैसे पैरेललोग्राम है अभी ये एंगल थीटा है, सॉरी ये एंगल कितना है? थीटा, ये एंगल कितना? 180 थीटा। मजे की बात ये है कि चाहे आप sin थीटा निकालो चाहे sin 180 थीटा निकालो, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको कोई एंगल दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड और उनके बीच एंगल आपको दिया तो पैरेललोग्राम के लिए निकालेंगे AB sin थीटा। यस और नो? यहां तक जितनी बातें मैंने आपको समझाई सब समझ में आई हैं? वो कह रहे पॉइंट हिंदी में। हिंदी में ये समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो वर्टेक्स एंगल को बराबर नहीं काटता, देखो अल्फा और बीटा अलग-अलग एंगल होंगे। यस मोनो? स्क्वायर रेक्टेंगल भी एक टाइप के पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की परिभाषा कोई आपसे पूछे तो बस आप ये कहिएगा कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने-सामने की बजाय समांतर हो उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, आसान सी बात थी। और ये मैं आपको क्यों घटवाऊंगा, मैं आपको फिगर से दिखा रहा हूं, विजुलाइज करा रहा हूं कि देखो ऐसा है, उसके पीछे कारण भी है। तो मैं लिखवा दूंगा, ऐसे मैंने फिगर बना दिया, ऐसे पॉइंट करके लिखवा दिया, जैसे 1 2 3 4 5 लिख लो। अब लिख लोगे अपने कॉपी में उतार भी लोगे, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा नहीं कि आपको याद रह पाएगा, याद ऐसे ही रह पाएगा जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बात सीक्वेंस में। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, पैरेललोग्राम में जब मैंने ट्रायंगल खींचा तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बने। जो ट्रायंगल ABD का एरिया है तो ट्रायंगल ABD है, वही मेरे दोस्तों आपका ट्रायंगल CDB, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी, आप बोलोगे सर मैंने माना था ये साइड A है ये साइड B है। अगर यहाँ अल्फा के सामने की साइड B है बच्चों, तो यहाँ भी अल्फा के सामने की साइड B आएगी। आप बोलोगे हां जी सर। भाई साहब अगर यहाँ बीटा के सामने की भुजा स्मॉल a है, यहाँ भी बीटा के सामने की भुजा स्मॉल a आएगी। मतलब कांसेप्ट ये भी निकल के आया कि पैरेललोग्राम में हमने तो बनाया था ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने-सामने की भुजाएं पैरेलल हो, लेकिन वो पैरेलल होने के साथ-साथ इक्वल भी हो गई। तो पैरेललोग्राम में आमने-सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। AB जो है वो CD के बराबर है मेरे दोस्तों और BC जो है मेरे प्यारे AD के बराबर है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पैरेललोग्राम में आमने-सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। AB CD एंड BC जो है वो AD के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। पैरेलल लाइन पढ़ो। रंजन, आलोक, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लेक्चर बंद करके दोबारा से पैरेलल लाइंस पढ़ो। तुमको कुछ भी पीछे का नहीं पता है, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं दोबारा बीच में खराब नहीं कर सकता। AB और CD पैरेलल हैं तो यहाँ से इक्वल भी होंगी। ये कांसेप्ट बच्चों को समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर ये अच्छी तरीके से समझ में, इसमें एक पैसे की हमें परेशानी नहीं है। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट और बताता हूं। यहाँ तक क्लियर है? चलो दोस्तों, अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। आमने-सामने की भुजाएं पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। ना सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप चित्र से देख के बताओगे, मैं आपको मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा। ये पैरेललोग्राम है बच्चों ABCD। ठीक है ना? इसके दो डायगोनल है बच्चों, एक डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल BD है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई तो दोनों डायगोनल AC और BD की जो लंबाई है वो अलग-अलग है। दोनों डायगोनल की जो लंबाई है स्टूडेंट्स वो अलग-अलग है। मैं अगर आपसे कहूं बच्चों ये वाला एंगल स्टूडेंट्स थीटा है, थीटा, ये एंगल कितना होगा? पैरेललोग्राम में आमने-सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि अगर दो भुजाएं समांतर हैं और ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है तो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। इन दोनों का जो सम है इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये दोनों साइड AD और BC पैरेलल हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल जो होगा वो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आई है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों पैरेललोग्राम में आमने-सामने की साइड बराबर होती है। ये साइड अगर A है मेरे दोस्तों, ये वाली साइड भी AD होगी, होगी कि नहीं? ये भुजा अगर B है मेरे प्यारे बच्चे, ये भुजा B होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों तो ये इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है, एक विकर्ण है। अगर ध्यान से देखेंगे पैरेललोग्राम का डायगोनल है मेरे दोस्तों AC, डायगोनल AC, क्लियर है? AC और AC की लंबाई को बच्चों मैंने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए? D मान लिया। मैंने क्या मान लिया मेरे दोस्तों? AC की लंबाई को थोड़ी देर के लिए D मान लिया। तो आप मुझे जवाब देंगे ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC को मैंने AC की लंबाई को मेरे दोस्तों D मान लिया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये साइड A है, ये साइड B है, बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है, उसके सामने की भुजा D1 है। तो मैंने आपको कोसाइन रूल पढ़ाया, कोसाइन रूल से D1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? तो D1 का स्क्वायर कोसाइन रूल से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB ब्रैकेट में आएगा मेरे प्यारे भाई cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ये वो कोसाइन रूल से। आप बोलोगे हां जी सर ये साइड A है, ये B है, 180 डिग्री माइनस थीटा, इसके सामने की भुजा डायगोनल D1 है। तो D1 का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos 180 डिग्री माइनस थीटा। और हर कोई बच्चा जानता है मेरे दोस्तों गणित की दुनिया में, अगर वो बच्चा है वाकई में जनरल शायद तो नहीं जानता होगा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा मेरे प्यारे भाई माइनस cos थीटा होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos थीटा। मुझे लगता है हमारी सभी भाई की बात समझ में आई है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों अगर मैं आपके सामने ये वाला डायगोनल खींचता हूं, BD वाला डायगोनल BD खींचता हूं, भाई मैंने BD की लंबाई दोस्तों मान ली D2, मैंने डायगोनल BD की लंबाई को मान लिया मेरे प्यारे भाई D2 इसको मैंने D2 मान लिया। तो कांसेप्ट ये है कि रेक्टेंगल के जो है मेरे दोस्तों दोनों डायगोनल की जो लंबाई है अलग-अलग होती है। डायगोनल AC और डायगोनल BD बराबर नहीं होते। रेक्टेंगल आपको चित्र से दिखाई दे रहा होगा, गणित छोड़ो चित्र से भी दिखाई दे रहा होगा कि डायगोनल AC बड़ा है और डायगोनल BD छोटा है। रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल हैं वो मेरे प्यारे भाई इक्वल नहीं होते लंबाई में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, ये चित्र से दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर गणित से कैसे? मैं आपको भी समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई। ध्यान से बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल कितना है बच्चों? आप कहोगे सर ये वाला एंगल तो आपने हमको थीटा कहा है, ये साइड A है, ये साइड B है और थीटा के सामने D ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ABD को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABD को। तो ट्रायंगल ABD में जब आप कोसाइन रूल लगाओगे तो D2 का स्क्वायर क्या आएगा? तो D2 का स्क्वायर बराबर होगा मेरे प्यारे भाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा माइनस 2AB cos थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। अब देखो दोनों डायगोनल अलग-अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यहां पे देखो प्लस 2AB cos थीटा, यहां पे माइनस 2AB cos थीटा है। इस वजह से पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल की लंबाई बराबर होती है। जब भी आप कोई पैरेललोग्राम बनाते हैं मेरे प्यारे भाई तो हमेशा उसके दो डायगोनल बनते हैं। एक बनता है एक्यूट एंगल के सामने, ये वाला जो एंगल होगा थीटा, ये एक्यूट एंगल होगा मेरे दोस्तों न्यून कोण। ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। ये ऑब्टूस एंगल होगा। तो ऑब्टूस एंगल के सामने वाला जो डायगोनल है बच्चों वो बड़ा होगा और एक्यूट ऑब्टूस एंगल के सामने डायगोनल प्लस 2AB cos थीटा है। जब एक्यूट एंगल के सामने जो डायगोनल है उसमें माइनस हो रहा है, माइनस 2AB cos थीटा। तो यानी कि मेरे दोस्तों डायगोनल AC जो है वो डायगोनल BD से बड़ा होगा। बात समझ पाए? आप बोलोगे हां जी सर हम आपकी बात को समझ पाए। क्लियर है? यस सर नो? आप बोलोगे जी। तो पैरेललोग्राम के अंदर दोनों डायगोनल की लंबाई अलग-अलग होती है। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल भूल नहीं, पता नहीं कौन सी तैयारी कर रही हो, क्या तैयारी करोगे, क्या नौकरी करोगे बेटा? बात बताओ मनीष। ठीक है, ये एंगल थीटा एक्यूट के सामने छोटा होगा डायगोनल और ऑब्टूस के सामने बड़ा होगा। सीरियस स्टूडेंट पढ़े, गहन होगा, कोई काम नहीं है। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट फॉर्मूला आएगा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे दोस्त इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर हो गया। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया रेक्टेंगल के डायगोनल्स उसकी चारों साइड के बीच। कभी-कभी पेपर में सवाल आता है या आपको रेक्टेंगल की दोनों साइड दे देगा, रेक्टेंगल का एक डायगोनल दे देगा, दूसरे डायगोनल की लंबाई आपसे पूछेगा। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
वो भी समझाऊंगा केस। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है, सारी बातें जो आपके सामने बिल्कुल विजुअलाइज दिखाई दे रही हैं, ठीक है नहीं, कोई समस्या नहीं। तो मैंने अभी तक आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताया। पैरेललोग्राम में आमने सामने की पैरेलल होती हैं, लंबाई में इक्वल होती है। डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। पैरेललोग्राम का एरिया sin थीटा होगा। पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम के दोनों ट्रायंगल्स की लंबाई अलग-अलग होती है। ऑब्टूस एंगल के सामने जो ट्रायंगल होगा वो बड़ा होगा और एक्यूट एंगल के सामने जो ट्रायंगल होगा वो छोटा होगा। यहाँ तक बात समझ में आई है? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है। नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ अब हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे सुनना। जैसे फिर से मैं आपके सामने बच्चों पैरेललोग्राम बना देता हूं, समांतर चतुर्भुज मैं आपके सामने बना देता हूं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। वो मैंने आपके सामने पैरेललोग्राम बनाया है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। जिसमें आमने सामने की साइड बच्चों क्या है? पैरेलल है और लंबाई में इक्वल है। ये पैरेललोग्राम का बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम का मेरे प्यारे भाई ये सॉरी डायगोनल खींचेंगे, डायगोनल बीडी और डायगोनल एसी, दोनों डायगोनल काटते हैं, दूसरे को पॉइंट ओ पर काटते हैं, दोनों डायगोनल दूसरे को काटते हैं, बच्चों पॉइंट ओ पर काटते हैं। यस सर नो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल। मैं आपसे कहूं बच्चों कि ये वाला एंगल बीटा है तो ये एंगल भी स्ट्रेस बीटा होगा, अल्टरनेट एंगल होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही होगा। मैं एक अंतर कोण बराबर होते हैं, दो समांतर रेखाएं उनमें पैरेलल है, ये एंगल अल्फा ये भी अल्फा होगा, ठीक है ना। 100 बार बताता हूं, 200 बार बताऊंगा तो भी आप पूछ रहे हो कैसे। मैं आपसे कहूं कि ये लाइन सीधी पैरेलल, ये एंगल गामा है, ये एंगल भी गामा होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? ये कैसी बात कर दी आपने, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल थीटा है बच्चों, तो ये एंगल भी यहां पे थीटा होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर हम आमने सामने के, अगर हम इस पैरेललोग्राम में आमने सामने के ट्रायंगल्स की बात करें तो क्या आमने सामने के ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम नहीं है? ये वाला एंगल मेरे दोस्तों किसके बराबर है? इसके बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल सी सबमुख। जब ये वाला एंगल किसके बराबर है मेरे दोस्तों? ये वाला एंगल किसके बराबर है? वर्टिकल अपोजिट एंगल सी सबमुख। तो जब हम पैरेललोग्राम के दोनों ट्रायंगल्स खींचते हैं तो आमने सामने के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होकर सर्वांग सम हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? तीन एंगल बराबर है, तीन एंगल बराबर है, ये भी अल्फा गामा है, ये भी अल्फा गामा है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल और इस एंगल के सामने की साइड यहां भी ए है, इस एंगल के सामने की साइड यहां भी ए है। तो आमने सामने के मेरे प्यारे भाई दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आपके सामने नजर आएगा मेरे दोस्तों, आमने सामने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हां अगर यहां अल्फा के सामने मेरे दोस्तों ओडी है तो यहां भी अल्फा के सामने ओबी बराबर होगा, यानी कि मेरे दोस्तों जो लंबाई बीओ की है वही लंबाई डीओ की है मेरे दोस्तों, और ये जो है मेरे दोस्तों बीडी बटे 2 दोनों ये बराबर हो गया बीडी बटे 2। यस सर नो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई यहां गामा के सामने ओसी है और यहां गामा के सामने ओए है, ये बराबर बराबर होगा। मतलब जो लंबाई मेरे दोस्तों एओ की है वही लंबाई आपकी सीओ की होगी और ये किसकी बराबर होगी? डायगोनल एसी का था। एओ और सीओ बराबर बराबर एसी बाय 2। तो कांसेप्ट है मेरे दोस्तों डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल लंबाई में बेशक अलग-अलग होंगे लेकिन पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समविभाजित करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, लंबाई में अलग-अलग होंगे। डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी की लंबाई वो अलग-अलग होगी बट दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। क्या 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे? क्या ये एंगल 90 डिग्री का है? नहीं, ये अल्फा है, ये गामा है, तो ये एंगल 180 माइनस अल्फा माइनस गामा आएगा, 90 डिग्री नहीं आएगा। यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को समविभाजित करते हैं बट 90 डिग्री पे नहीं काटते। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है? आप बोलोगे जी बात हमको समझ में आई है। और आमने सामने के जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, आमने सामने के ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। सर्वांग सम बच्चों तो ये भी बराबर होगा। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है तो इस ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा अब यहां से एक और कांसेप्ट है, ऐसा आपका रेक्टेंगल भी हुआ जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने पैरेललोग्राम है, ये जो है ट्रायंगल और इसकी माध्यिका है मेरे दोस्तों, माध्यिका। तो माध्यिका ट्रायंगल को तो इक्वल एरिया में बांटती है। अगर ट्रायंगल एरिया 1 यूनिट है तो ट्रायंगल एरिया 1 यूनिट होगा। आप बोलोगे जी सर अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी को देखूं, ए बी डी को देखूं, ट्रायंगल ए बी डी को, ए एक मीडियन है, ए मीडियन है ना, जो बीओ है वो मीडियन है, माध्यिका बीओ और डीओ बराबर है तो एरिया भी एक रेशियो में डिवाइड होगा। इस ट्रायंगल एरिया 1 है तो ट्रायंगल एरिया 1 होगा। ये रहा कांसेप्ट, तो इसका बनाएगा। तो पैरेललोग्राम में कॉन्ग्रुएंट केवल आमने सामने के ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट केवल आमने सामने के ट्रायंगल है बट एरिया इन चारों ट्रायंगल का बराबर है। नॉट एट सॉरी सॉरी नॉट एट। पैरेललोग्राम में मेरे दोस्तों कॉन्ग्रुएंट केवल आमने सामने के ट्रायंगल है बट एरिया इन चारों का बराबर है, चारों ट्रायंगल एरिया आपस में इक्वल है। क्लियर भाई साहब? थोड़ी आपको समझ में आई अच्छी तरीके से? यस नो बताते रहिए। अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सारा आपका 9th सिलेबस में था, 9th के बुक्स में जो भी आपने पढ़ी हो, यूपी बोर्ड से या एमपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से था, एनसीईआरटी में तो अच्छी तरीके से है। 9th क्लास में सब कुछ था। कितने बच्चे ऐसे जिन्हें ये सारी बातें पहले से पता थी? क्यों नहीं पॉसिबल विशाल? अच्छा तुमको कुछ नहीं पता। पहले तो बैचलर की बात पता चला कि हमने भी 9वीं क्लास पास कर लिया, अपनी बात करो 9वीं क्लास में था कि नहीं? बोलते कैसे ना हो? बोलो कोई बात पीछे से भी कहते हैं। अगर आपका बैचलर की बात पता चला कि हमने 10वीं पास भी कर ली है, वरना हमको पता ही नहीं था हम 10वीं पास हो गए। ये सब दूर की बात है। एक्सरसाइज करवाते थे बस, हमारे सर नहीं पढ़ाते। अच्छा सब सर की गलती है तुम्हारे जीवन में, जो कुछ हुआ तुम्हारी टीचर गलती, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बिल्कुल संत महात्मा आदमी हो। ठीक है ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आई। लास्ट कांसेप्ट आपके सामने रहेगा, उसके बाद हम इस पे सवाल करेंगे। लास्ट कांसेप्ट और वो पूरा कांसेप्ट है मेरे पे, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, ध्यान से। जैसे पहले बच्चे मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम बनाया एबीसीडी। जैसे स्टूडेंट मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम एबीसीडी बनाया, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, जिसमें एबी जो है ये इसके पैरेलल है मेरे दोस्तों और ये जो है इसके पैरेलल है। ये साइड मेरे दोस्तों ए है, ये बी है, ठीक है ना, ये भी ए है, ये बी है। तो किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है मेरे दोस्तों, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस गुणा हाइट, बेस इनटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। समांतर पैरेललोग्राम को शॉर्ट में से लिखते हैं, पैरेलल लाइन है उसको जी लिख दिया। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इनटू हाइट होता है। आप बोलोगे सर बेस का हाइट क्या है? तो जैसे बच्चे पैरेललोग्राम है, ये साइड है ए और बच्चों ये साइड है ए, ठीक है ना। बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। और ये मेरे दोस्तों ये मैंने इसका डायगोनल खींच दिया, ये मैंने इसका डायगोनल खींच दिया। अगर मैं ध्यान सुनिएगा बच्चों, अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकाल के उसे दुगना कर दूं तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। हाइट का क्या मतलब है? जैसे मैं अगर साइड ए को बेस मानता हूं, साइड ए को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना है। जैसे मैं इस साइड ए को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना है मेरे दोस्तों, यानी h1 ये हाइट आ जाएगी। मतलब क्या है h1 क्या है? दोनों साइड, ये जो पैरेलल साइड है AB और ये CD, दोनों के बीच की दूरी है। पैरेलल साइड के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है ना, ये तो पैरेलल साइड की परिभाषा है। h1 क्या है मेरे दोस्तों? इन दोनों पैरेलल साइड AB और CD के बीच की डिस्टेंस। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी का निकालूं, ट्रायंगल ए बी का एरिया होगा मेरे दोस्तों 1/2 बेस ए और उसके ऊपर हाइट h1 है। ये ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, ए बी डी का दुगना करूंगा मेरे दोस्तों, तो आ जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया h1। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है मेरे दोस्तों बेस इनटू हाइट, हुआ कि नहीं आया? बेस इनटू हाइट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। फिर यहाँ किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं, एक पैसे की यहाँ पे परेशानी नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों आपके लिए। तो मेरे कहने का पर्पस ये है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो बेस गुणा हाइट होता है, यानी कि a गुणा h1। अगर मेरे प्यारे भाई मैं साइड बी को बेस मानता हूं, साइड बी को बेस मानता हूं तो हाइट क्या होगी मेरे दोस्तों? ये दोनों ए साइड बी है, ये दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी 90 डिग्री, 90 डिग्री। पैरेलल लाइन एडी और बीसी के बीच की दूरी मेरे दोस्तों ये हो जाएगी आपकी हाइट h2। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया आएगा मेरे प्यारे वो होगा bh2। पैरेलल साइड के बीच की दूरी, पैरेलल साइड के बीच की दूरी पैरेललोग्राम की हाइट कहलाती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट, अगर मैं b को ले जाऊं a/b तो h1 उधर जाएगा बराबर h2 बटे h1। तो कांसेप्ट क्या निकला? कांसेप्ट निकला कि पैरेललोग्राम की साइड का जो रेशियो होता है, पैरेललोग्राम की साइड का जो रेशियो होता है मेरे दोस्तों, बुझाओ बात होता है, वो हाइट के रेशियो का रिवर्स होता है। साइड का रेशियो क्या? a रेशियो b, उनके ऊपर हाइट क्या है? h1 और h2। पैरेललोग्राम की साइड क्या है? ab, उनके ऊपर हाइट क्या है? h1 h2, तो हाइट के रेशियो का रिवर्स आया है। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के बच्चों दो तरीके हैं। अगर आपको बीच का एंगल दिया है तो आप कांसेप्ट लगाएंगे ab sin थीटा। अगर बीच का एंगल नहीं दिया है, पैरेललोग्राम की हाइट दी है तो आप एरिया का कांसेप्ट लगाएंगे बेस गुणा हाइट। नहीं सचिन, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम की मेरे प्यारे भाई जो साइड का रेशियो होगा उनके ऊपर जो हाइट है, हाइट का रेशियो होगा मेरे दोस्तों रिवर्स होगा, रिवर्स रेशियो में। क्यों होगा वो भी मैंने आपको समझा दिया।
मुझे लगता है ये सारा पैराग्राम का कांसेप्ट आपको अच्छे समझ में आया है। ये मैंने डिटेल में टाइम से बताया कि ये अगर आप नहीं समझोगे तो आप रोमन पेज को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज को आगे कांसेप्ट को समझने में। पैराग्राम ही सभी का फायदा है। सवाल 1 को मैंने करा दिया, ये बताओ सवाल नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट करेंगे। कहीं से ये समझा बी दोनों जो साइड है स्मॉल साइड के बीच की डिस्टेंस h2 है, तो वर्टेक्स h2 h2। ये क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी है। अरे ये क्वेश्चन प्रीवियस सर की सवालों में भी है। प्रीवियस सर का क्वेश्चन तो है नहीं, करोगे क्या करना पड़ेगा बेटा। इन सर्कल सेंटर का सेंटर O है, AC भी पैरेललोग्राम है जहां C एक पॉइंट है -8 AB पर। तो आपसे पूछा एंगल AOB क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है और ये पूरी एग्जाम का सवाल है मेरे दोस्तों। कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी, मुझे भरोसा है ना करने का। आपके सामने सर्कल है और सर्कल का सेंटर O है और पैरेललोग्राम है ACB जहां C एक पॉइंट है -8 AB पर। तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा मेरे दोस्तों, इस प्रकार से बनेगा पैरेललोग्राम, मस्त पैरेललोग्राम बनेगा मेरे दोस्तों। AB देखो एक आर्क है और इसमें मेरे दोस्तों ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा। ACB देखो मैं पहले समझ गया कि एक वर्टेक्स तो आपका सर्कल का सेंटर रहेगा और AB एक आर्क है और C जो है मेरे दोस्तों इस आर्क पे लेना है, C जो है लगभग AB पर लेना है। ये पैरेललोग्राम है, हमने सामने की साइड यहां पे समांतर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो पूछा है एंगल AOB 120 डिग्री बताएं कैसे। अब देखो अगर आप इसको यहां से मिलाओगे मेरे प्यारे, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। फिर आप बोलोगे हां जी सर्कल की रेडियस है, पैरेललोग्राम में हमने सामने साइड बराबर होगी, तो ये साइड इसके सामने की होगी, इसके सामने की होगी, मतलब ये ऐसा पैरेललोग्राम बन गया जिसकी चारों साइड्स बराबर होंगी। तो कुल मिलाकर हम इसको कहते हैं रोमस। मैं आगे पढ़ूंगा एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाती है, उसे रोमस समचतुर्भुज कहा जाता है ना। ये रेडियस है, वो भी रेडियस है, वो भी रेडियस है, उसी रेडियस है, आमने सामने की साइड बराबर, तो इसमें बराबर हो गया, रोमस बन गया। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल OAC का इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री का है, और ये BOC का इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री का है ना। तीन भुजाएं बराबर, इसके ट्रायंगल तो 60 60 होगा, 120 डिग्री में दोस्तों एंगल AOB का माना जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 3, ये करो जल्दी, इसका क्या उत्तर है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी संगत ऊंचाई का दुगना है, यदि समांतर चतुर्भुज का एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी ऊंचाई बताओ। समांतर चतुर्भुज का बेस इसकी हाइट का दुगना है, यानी समांतर चतुर्भुज की हाइट अगर h है तो इसका बेस जो है 2h है। ये ना बेस हाइट का दुगना है, तो एरिया क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का एरिया होगा बेस गुना हाइट है ना, आधार गुना ऊंचाई, और 144 का बहुत ही बेसिक सवाल था, पूरी का 2 से 144 72 आ जाएगा। h स्क्वायर 72 आ गया, h वैल्यू 72 का अंडर रूट 6√2, तो हाइट वाली पैरेललोग्राम की 6√2 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी है। अगला सवाल ये बनेगा बच्चों, आसान सवाल है, पी लेवल के सवाल नंबर है आपके सामने, 4 करो क्या उत्तर है। ABCD पैरेललोग्राम है जिसमें AB 15 है, AD 8 है, AB और AD के बीच का एक्यूट एंगल थीटा है, तो पैरेललोग्राम का एरिया तो 15 8 120 sin थीटा आ गया, सी ऑप्शन। एक सेकंड में बच्चों, सीरीज के पेपर का सवाल है आपके पास, एक पैरेललोग्राम है बच्चों, यहां पर इस प्रकार से आसान सा क्वेश्चन था, ABCD ये पैरेललोग्राम है, बोला AB आपका 15 है, AD 8 है, उनके बीच का एक्यूट एंगल थीटा, तो पैरेललोग्राम का एरिया समझा, AB sin थीटा 15 गुना 8 गुना sin थीटा, खत्म। 60 + 60 122, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 60 होता है। अगला सवाल दिखाइएगा, सवाल नंबर आपके सामने 5, ये वाली जल्दी से करो। इस शीट में अपलोड करवा दूंगा, कल जब घर से आओ सारी थोड़ी पैरेललोग्राम की पढ़ा दिया है, आगे के सवाल करके आना खुद से बनेगा। एक पैरेललोग्राम का बेस 2x स्क्वायर + 5x + 3 है, एरिया 2x³ + x स्क्वायर - 7x - 6 है, इसकी हाइट बताओ करो। देखो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, वो होता है बेस गुना हाइट। आपके पैरेललोग्राम का एरिया दिया है बेस दिया, मुझे हाइट निकालो, हाइट कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, एरिया को डिवाइड करो बेस, एरिया क्या है 2x³ + x स्क्वायर - 7x - 6, ये पैरेललोग्राम का एरिया है, इसको भाग कर लो पैरेललोग्राम के बेस से, पैरेललोग्राम का बेस क्या है 2x स्क्वायर + 5x + 3, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, पैरेललोग्राम की हाइट आ जाएगी। अब ये सवाल को जबरदस्ती ज्योमेट्री में अलजेब्रा घुसाने की कोशिश कर रहा है और ये नई चीज निकल के आई है, आगे आने वाले आपके बच्चों को हद से दोगी। एक चैप्टर में ज्योमेट्री अलजेब्रा मिक्स कर देता है एक साल में, इस साल काफी हुआ है 22 के प्री में, इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टराइजेशन करना होगा, तो आप यहां से वैल्यू रखो ना अपनी मर्जी से भाई। अगर मैं यहां पे क्योंकि मुझे सॉल्व करना है, अगर मैं x का मान 0 लेता हूं तो हाइट कितनी आ जाएगा, -6 को 3 से बात करेंगे तो हाइट आएगी -2, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए 0 रखने पर -2 है, 0 रखने पे 4 है, -4 है, ये 2 है, ये -2 है, सवाल का आंसर बी ऑप्शन है, अकेला बी ऑप्शन ही ऐसा जिसका 0 रखने पर -2 होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर आपके सामने 6 बताओ जल्दी से, कुछ कहने से ट्रायंगल कैसे लीजिए भैया, क्यों प्लेन घूम रहे हो हैं। स्कूल वाला रूल, स्कूल वाले रूल, स्कूल में छोड़ बेटा ओंकार, फील्ड में जाने का मौका है, फील्ड वाले रूल लगाओ, स्कूल वाले नहीं। ABCD एक पैरेललोग्राम है जहां ACBD का एंगल BD 60 है, AD 90 है, तो BD इसके बराबर होगा। पहले तो आपको चित्र बनाना होगा, समझने के लिए क्या क्या दिया हुआ है। ABCD इज द पैरेललोग्राम, BD के बारे में बात कर रहा है, BD में दोस्तों इसका एंगल है, BAD एंगल आपका 60 डिग्री का, BD 60 डिग्री और ADB 90 है, ADB 90 कैसे हो सकता है, ADB वाला एंगल 90 हो सकता है, 90 कुछ नहीं हो सकता, 90 ये 90। आपसे पूछा BD स्क्वायर किसके बराबर होगा, आंसर AD की टर्म में पूछा, बताओ कुछ भी नहीं है सवाल, पागल सवाल, एकदम पागल बेटा। अगर 60 है 90 तो 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री बोलो, 30 डिग्री के सामने की साइड 1 है, 60 डिग्री के सामने रूट 3 है, 90 डिग्री के सामने 2 है, तो यहाँ पे BD स्क्वायर से मैं AD स्क्वायर का रेशियो निकालूंगा, मुझे स्क्वायर पूछा है, रेशियो आ गया 30 के सामने 1 60 के सामने रूट 3 90 डिग्री के सामने 2, तो BD स्क्वायर से AB स्क्वायर, BD कितना है दोस्तों, रूट 3 स्क्वायर 3, ये 2 स्क्वायर 4, तो BD स्क्वायर जो होगा वो 3/4 AB स्क्वायर होगा, बी ऑप्शन, ठीक है जी। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 7 बताओ जल्दी से। पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी भुजा 14.3 सेंटीमीटर है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 4.4 सेंटीमीटर है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 5.2 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। आप जानते हैं मेरे पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस गुना हाइट, अगर पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी भुजा 14.3 है, उनके बीच की दूरी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 4.4 सेंटीमीटर है, तो पैरेललोग्राम का एरिया होगा 14.3 * 4.4, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसके बराबर होगा मेरे दोस्तों। पैरेललोग्राम की छोटी साइड को मैंने b मान लिया और छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 5.2 है, तो केवल एरिया को मुझे बराबर करना है दोस्तों, एरिया को बराबर करना है, मैंने छोटी भुजा को b मान लिया, ठीक है। आप बोलोगे आंसर 13 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 1.1 बार, 13 चौका 52, 4 से चला जाएगा 1.1 बार, तो b आ जाएगा 12.1 सेंटीमीटर। बस सभी लोगों को समझ में आ गया, आप बोलोगे जैसे पैरेललोग्राम की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी आ गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, यहाँ पर सवाल नंबर 8 बताओ। एक पैरेललोग्राम का जो एरिया है 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड का रेशियो 5:8 है ना, संलग्न भुजाओं का है, लगातार भुजाओं का रेशियो 5 है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। बच्चे क्या करते हैं कि एरिया रखा है ना, इसकी जरूरत है नहीं मुझे, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा है। अगर मेरे दोस्तों साइड का रेशियो 5:8 है, अगर पैरेललोग्राम की भुजाओं का रेशियो 5:8 है, तो उनके ऊपर जो हाइट होगी, हाइट का रेशियो तो रिवर्स होना चाहिए 8:5, बड़ी भुजाओं का रेशियो 5:8 है, तो उनके ऊपर जो हाइट होगी रेशियो होना चाहिए 8:5। अच्छा बड़ी भुजा ये है मेरे दोस्तों 8 है ना, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा के करस्पॉन्डिंग हाइट होगी ना, बड़ी भुजा के संबंध हाइट क्या होगी वाली, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी यानी 5 यूनिट का मान 30 सेंटीमीटर है, 6 छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 8 की वैल्यू 6 आएगी 48 सेंटीमीटर, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी होगी जो कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लियर है, ये बात सभी बच्चों को समझ में आई, बोलो हां, ठीक है। चलिए आज